सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे बालमुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित पाठ विदाई संभाषण। तो आइए सबसे पहले लेखक परिचय पर एक नज़र डालते हैं। बालमुकुंद गुप्त जी ने अपने शब्दों में लिखा है कि जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार सो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शिवशंभू के चिट्ठे नामक ग्रंथ से यह बातें उद्धृत है। बालमुकुंद गुप्त जी का जन्म सन 1865 ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, जो वर्तमान में हरियाणा को कहा जाता है। प्रमुख संपादन अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, वंगवासी, भारत मित्र आदि। प्रमुख रचनाएं शिवशंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। मृत्यु सन 1907। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, अर्थात ये जो बालवाड़ी की शिक्षा होती है, सबसे पहले विद्यार्थी जो विद्यालय जाता है और विद्यालय की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उस शिक्षा को उन्होंने उर्दू भाषा में प्राप्त किया। बाद में उन्होंने हिंदी सीखा और हिंदी की जो शिक्षा है बाद में प्राप्त की। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की। मिडिल तक की जो शिक्षा है उसको विधिवत तरीके से ही मात्र प्राप्त किया, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया और स्वाध्याय के दौरान उन्होंने बहुत सारा ज्ञान एकत्रित कर लिया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। वे लेखक जो खड़ी बोली को स्थापित करने में आगे आ रहे थे, उन लेखकों में से इनका एक नाम भी आता है। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। राष्ट्रीय नवजागरण कहने पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद विशेष करके हिंदी प्रदेशों में आए हुए जो जागृति है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर धार्मिक क्षेत्र में हो, उसी को ही नवजागरण कहा जाता है। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे, अर्थात उस दौर में जो अन्य पत्रकार जिस प्रकार से साहित्य सृजन में लगे हुए थे, ये भी उसी में लगे हुए थे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी, अर्थात स्वाधीनता रूपी संग्राम में इन्होंने अपनी पत्रकारिता को हथियार की भांति इस्तेमाल किया। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है, अर्थात ये निर्भीक होकर के लिखते हैं। साथ ही उसमें व्यंग विनोद का भी पूट दिखाई पड़ता है, अर्थात उसमें थोड़ी थोड़ी हंसी और विनोद भी आ जाती है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे, अर्थात शब्दों पर इनको काफ़ी ज्ञान था। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति शिवशंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह वायसराय कर्जन जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय बने। वायसराय कहने पर शासक के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है, अर्थात जब ये वायसराय बने थे तो उस समय जो भारतीय लोग हैं उनकी जो स्थिति कैसी थी, उस स्थिति को इन्होंने साफ शब्दों में बताया है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। कहने का अभिप्राय, जब ये वायसराय बने थे लॉर्ड कर्जन, तो वो केवल अंग्रेजों को ही समर्थन करते थे और उनकी सुविधा के लिए ही सारा कार्य करते रहे।
हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की थी। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। निरंकुशता कहने पर अत्याचार पूर्ण आचरण के पक्ष माने जाते थे। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अतएव उन्होंने जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है उस स्वतंत्रता को भी रोक लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। उन्होंने ऐसा कार्य किया कि जो काउंसिल होती है अर्थात परामर्श सभा होती है, उन्होंने अपने मनपसंद अंग्रेज सदस्य को नियुक्त करवाने के लिए देश और विदेश दोनों जगहों पर नीचता का सामना किए। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। अंततः वो जब क्षुब्ध हो गए, अशांत हो गए, तो उन्होंने इस्तीफा दिया और वापस इंग्लैंड भी चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी अर्थात उनकी पराधीनता, दुख तथा लाचारी, कहने का अभिप्राय मजबूरी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से अर्थात शासन के अत्याचारी रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय अर्थात शासक। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। उस समय प्रेस पर पाबंदी लगा दिया गया था, तब भी ये लिखते रहे। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, विनोद प्रियता कहने पर उनका जो हंसोड़ापन है, उनका नटखटपन तथा उनकी सौम्यता, उन सभी को उन्होंने नवीन भाषा प्रयोग एवं प्रस्थान के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का नमूना बनाया है। तो आइए देखते हैं विदाई संभाषण। वो इस प्रकार से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम माई लॉर्ड कहकर इस सभा को प्रारंभ करते हैं। अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। वे कहते हैं कि धर्ममूर्ति अंततः न चाहते हुए भी जो आपका शासनकाल था उसका अंत हुआ। अब आप इस देश से अलग होते हैं, इसलिए अब आपको इस देश से अलग होना ही पड़ेगा। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। कहने का अभिप्राय यह है कि जब इस देश में प्रत्येक बातों का अंत होता ही है, तो इससे आपका जो शासनकाल है उस शासनकाल का भी अंत हो ही जाता। चाहे भले ही आप एक बार के लिए इस देश के फिर से चिरस्थायी अर्थात सतत रहने वाला वायसराय शासक हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। कहने का अभिप्राय इतनी जल्दी आप इस देश से विदा हो जाएंगे, न तो इस बात को आप जानते थे और न इस देश के आम जनता। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो तीसरी शक्ति है अर्थात जो भगवान हैं वह भी हैं, जिस पर न तो आपका वर्चस्व चलता है और न किसी और का। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। लेखक कहते हैं कि जो वियोग का समय होता है वह करुणा को उत्पन्न करने वाला होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। वह कहते हैं कि जब आप हमसे बिछड़ रहे हैं अर्थात विदा ले रहे हैं, तो आज हमारे हृदय में आपको देख कर के अत्यंत पीड़ा हो रही है। और वह कहते हैं कि आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। लेखक कहते हैं कि जब आप दूसरी बार इस देश में आने वाले थे
तो यहाँ का जो भारतवासी था वह किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं था, लेकिन आपको आने से कौन रोक सकता था, और आप आए भी। परंतु जब आ ही गए तो यहाँ के लोग बहुत दुखित हुए। वे रात दिन यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, अर्थात यहाँ के लोग आपके जाने की कामना करते थे। पर अहो, आज आपके आने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि आज की स्थिति में जब आप जा रहे हैं तो यहाँ के लोगों को हर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो मनुष्य हैं वह दुख का अनुभव कर रहे हैं। इसी से जाना कि विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। अतः इसी बात से पता चलता है कि जब कोई भी व्यक्ति बिछुड़ता है तो विशेष करके वह जो क्षण होता है करुणा को उत्पन्न करने वाला क्षण होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बल्कि यूँ कहें कि वह जो क्षण होता है अत्यंत पवित्रता लिया हुआ, निर्मलता लिया हुआ एवं कोमल क्षण होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। इस स्थिति में जो शत्रुता होती है वह समाप्त हो जाती है और मन से वैर का भाव नष्ट हो जाता है, और उस जगह पर जो शांत रस है उसका पुनः प्रकटीकरण हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।